नमस्कार मित्रों, हिंदी की सरस और मनोहर कहानियाँ सुनने के लिए कथा कथन में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे केशव भारद्वाज जी की लिखी हुई कहानी पैबंद। केशव भारद्वाज जी हिंदी और भोजपुरी के स्थापित लेखक हैं। दिल्ली पुलिस में अधिकारी के तौर पर कार्यरत केशव भारद्वाज जी लेखन में भी उतने ही सक्रिय रहते हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी पैबंद। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। आज सुबह सुबह छोटी बहू अग्निश्च वायुश्च हो गई थी। उनकी आवाज़ की ऊंचाई से घर के माहौल का पता सबको लग जाता था। जब भी इनके घर के बगल से निकलिए, हमेशा इनकी टन टन बोली की आवाज़ सुनाई देती ही रहती थी। आज तक कोई इनको रसोई में खाना बनाते नहीं देखा होगा। कोई कभी धोखा धोखी एक झलक बातें करते समय सब्जी काटते भले देख लिया हो। कब सोती हैं कब जागती हैं कोई नहीं कह सकता है। आज तक पता ही नहीं चला, सब अंदाज ही लगा पाते हैं। उनका दरवाज़ा गांव का सूचना केंद्र था। एक तो सड़क के किनारे उनका घर का होना, दूसरा हर आगंतुक का चाय के साथ स्वागत, लोगों का आवाजाही लगा ही रहता था। इनके रसोई में चाय की केतली सारा दिन चढ़ा ही रहता था। ये मत समझिए मुफ्त में पिलाती थी, सूद समेत वसूल लेती थी। ऐसे वसूलती थी अगले को इसका हवा भी नहीं लग पाता था। इस गांव में वो ही लोग बचे थे जो किसी काम के नहीं समझे जाते थे। काम करने वाले लोग तो शहर पकड़ चुके थे। बुढ़ा, बीमार, बेगार, बेरोजगार और निखट्टू सबका ये गांव हो गया था। ये गैर महत्वपूर्ण लोगों का छोटी बहू के दरवाजे पर जो स्वागत होता था, वो अपने आप को उपकृत मानने लगे थे। चाय पीकर अपने आप को क्या न क्या समझने लगते थे। इन लोगों का तो अपने घर में भी महत्व कुछ खास नहीं था। ताना के अलावा और कुछ सुनने को मिलता ही नहीं था। एक गिलास पानी भी इन लोगों को अपने घर में कोई देने के लिए तैयार नहीं था। सारे लोग दिन में एक बार ज़रूर छोटी बहू के यहाँ आते ही थे। कुछ के घर में चाय बनती ही नहीं थी। जब चाय पीने का मन करता, छोटी बहू की हाँ में हाँ मिलाते, चाय पिया और धीरे से चलते बनते। वैसे गांव के सारे लोग पीठ पीछे छोटी बहू का शिकायत करते, चटकारा ले लेके इनके बारे में आपस में बातें करते, लेकिन उनके दरबार में हाजिरी लगाने रोज़ एक बार जाते ही थे। तरह तरह की रंगीन बातों से भी छोटी बहू को कोई परहेज नहीं था। बिना लाक लपेट के खुलकर अपनी बात रखती थी। सब तरह की बातों में प्रमुख वक्ता वही रहती थी। कहीं का भी सेक्सी बातें शुरू कर दीजिए, ऐसे बोलेंगी जैसे इनको सब पता ही है। किसको किससे चक्कर है, कौन कहाँ फंसा है, ऐसे बोलेंगी जैसे उस सब घटना की वो चश्मदीद गवाह हों। यही लोगों के आने जाने को देखकर ईर्ष्या से जलती टोले की और महिलाएं उनको फुरखाह कहती थीं। कोई कहती पानी की तरह बात पीती है, जोंक के जैसे खून चूसती है। मार मुंह धर के, ये कौन खून है, ये कहने वाली भी टोले में कम नहीं थी। पास पड़ोस की महिलाओं का तो ये भी कहना है, जो अकेले पुरुष को देख के छोटी बहू जानबूझकर पाँव पर से साड़ी किसी न किसी बहाने ऊपर कर लेती है, फिर अगले की जीभ को लपलपाते देखते रहेगी। इसी से इनका मन भर जाता है। जब ही 1 से 2 पुरुष हुआ, साड़ी अपनी जगह पर चला जाता था, सब ढक जाता था। जितनी मुँह उतनी बात। कुछ का तो ये भी कहना था, अकेले पुरुष के रहते समय छाती पर से साड़ी गिर जाता था। अभी भी उनके देह का कसाव नवविवाहिता के जैसे ही है। जब भी दूसरा व्यक्ति आया, फिर साड़ी के ओट पर छाती का उभार ढक लेती थी। वैसे उनके यहाँ आना जाना इन व्यंग्य बाण बोलने वाली सबका भी लगा ही रहता था। पुरुष सब अकेले में छोटी बहू के यहाँ जाने की फिराक में रहते थे। कई बार उन सबों में बहसा बहसी हो जाता था। इसी बात को लेकर आपस में उठा पटक भी कई बार हो गई थी। छोटा टोला था, सब भेद खुल ही जाता था। वैसे गांव में सबसे ज़्यादा संपत्ति भी इनकी ही थी। देह और जेब दोनों भारी था। वक्त बेवक्त लोगों के काम भी यही आती थी। बदले में बाद में 1 का 4 वसूल लेती थी। समय पर इज्जत तो बचा ही देती थी। वक्त का बुखार मापने में उनका थर्मामीटर अचूक था। आज जो भी उनके दरवाजे पर जा रहा था, सबको एक ही बात कहती, बदरिया नाक कटा दिया। हार के वचन में सिर पूछ दिए। क्या कर दिया? सुबह सुबह तो उसको दिशा मैदान के लिए खेत की तरफ जाते देखे थे। उधर ही कुछ गुल खिला दिया क्या?
इस सवाल पर बिफर पड़ी छोटी बहू। क्या कर दिया? तुम सब लोग तो अब हद कर रहे हो, ज़्यादा होशियार हो गए हो। हाल फिलहाल में स्टेशन की तरफ गए थे? बचन मिसिर फिर बोले। हाँ गए थे, 3-4 दिन पहले बगहा वाला फूफा जी को छोड़ने के लिए। कुछ देखे भी? नहीं। तुम्हारा रग रग मैं पहचानती हूँ, नज़र तो कहीं और रहा होगा। वहाँ औरतों को ताड़ते होगे, तुमको इसके सिवाय क्या दिखेगा? छोटी बहू अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। बचन मिसिर एकदम से शर्मा गए। क्या जवाब देते? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सुबह सुबह आखिर बात क्या हुई है। तभी छोटी बहू जीतन मिसिर को सड़क से जाते हुए देख लिया। उनको आवाज़ दे के बुलाया। फिर वही सवाल। तुम सबों के बाप दादा का नाक कट गया, बड़े शान से जो कहते रहते थे, हम फलां हम चिल्ला परिवार के हैं, अब कौन विश्वास करेगा? बदरिया तो सब नाश कर दिया। धीरे धीरे मिसर टोला के कई लोग छोटी बहू के दरवाजे पर जमा हो गए थे। पूरा बात अभी भी किसी को पता नहीं चला था। सबका हाल अटक्कर पचे 150 वाला था। सारे आगंतुकों में बदरिया की कारस्तानी जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। ये तो अंदाज़ा सबको लग गया था, बद्री ने कुछ गड़बड़ कर रखा है। फिर सब सोचने लगे, बद्री आखिर ऐसा क्या कर दिया जो छोटी बहू की जानकारी में है? टोला में कई सारे तीमार खां सब रहते थे, उन सबों को इसका हवा तक नहीं लग पाया। आंखों आंखों में मिस्र टोला के लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, आखिर माजरा है क्या? गांव में सब नाम के पीछे उसका दर्शन रहता है। जैसे जिनका नाम पढ़ुआ काका, उनको समझ लिया ज़्यादा पढ़े लिखे। साहेब काका मतलब बड़े सरकारी पद पर हैं। बिरला काका मतलब नए बने धनवान। मालिक काका मतलब ज़मीन बेचकर फुटानी करने वाला। बाऊ काका मतलब शांत गंभीर व्यक्ति। लाल काका मतलब गोरा चिट्टा व्यक्ति। छुटका काका मतलब सारे भाइयों में छोटा। जर्मन काका मतलब अंग्रेज वाला रंग। बायां हाथ से जो लिखता हो वो लटेरी काका। इसी तरह से परिवार में नामकरण होता था। छोटी बहू का नाम भी इसी सिद्धांत के तहत रखा गया था। इनके पति परिवार के सारे भाइयों में छोटे थे। जब ये ब्याह के बाद इस गांव में पैर रखी थीं, इनके पति से बड़े बड़े तो भतीजे भतीजी सब थे। शुरू में छोटी बहू सुनने में इनको अजीब सा लगता था। अब ये इंटरनेशनल छोटी बहू हो गई थी। कुछ रस भरी ये संबोधन थी, इनको सुनने में धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। उम्र बढ़ने के बाद अपने लिए बहू शब्द सुनने पर कभी कभी शर्माने की अदा भी करती थी। नाटकिया पूरा थी, लेकिन ये उनको कहता कौन? तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा, उसका महत्व पूजा में एक ही जैसा होता है। उसी तरह से संबंध का महत्व होता है। उम्र कुछ हो, फर्क नहीं पड़ता है। एक बार जो नाम पड़ गया छोटी बहू, यही पूरे गांव में चल पड़ा। अब तो छोटी बहू की भी बहू सब गांव में बसने लगी हैं, लेकिन ये नाम और किसी के संग नहीं जुड़ा। इनका ये छोटी बहू नाम बबुआ मिसिर ने रखा था। बबुआ मिसिर कोई मामूली आदमी नहीं थे। उनके द्वारा रखे गए नाम को गांव में कोई माई का लाल बदल दे, ये हैसियत किसी का नहीं था। गांव के लोगों का कहना था, बबुआ मिसिर का नाम सुनते ही छोटी बहू का मुंह और कान दोनों लाल हो जाता था। इनके पूरे शरीर में जैसे रक्त का बहाव धमनियों से तेज गति से चलने लगता था। सांस की गति पीछे क्यों रहती, वो भी तेजी से ऊपर नीचे होने लगता था। इस सबसे छोटी बहू की गुलाबी गाल लाल हो जाती थी। ऐसा लगता मानो गाल छू देने पर रक्त बाहर आ जाएगा। ऊपर से फिर किसी ग्रामीण ने कहा भी, अब यह हाल है तब कैसा होगा। इसी तरह से छोटी बहू का बिना नाम लिए गांव की कोई भी गोष्ठी की बातचीत खत्म नहीं होती थी। बबुआ मिसिर मिश्रौली गांव के बासिंदा थे। बड़े इकबाली व्यक्ति कहाते थे। इनके पुरखा को बेतिया राज ने यहाँ बसाया था। ये लोग अपने को दिल्ली संगीत घराना से जोड़ के देखते थे। दिल्ली घराना आज भी शास्त्रीय संगीत का जाना माना घराना है। एक ज़माने में शास्त्रीय संगीत का मिश्रौली गांव केंद्र रहा है। जब तक बेतिया राज का चला चली रहा, सब ठीक चलता रहा। मिश्रौली गांव बेतिया शहर से 4 कोस उत्तर पूर्व में स्थित है। मिसिर लोग का प्रभुत्व इस गांव में रहा होगा, ये बात गांव का नाम सुनते ही लग जाता है। संभव है इसी से मिस्र से मिश्रौली नाम पड़ा होगा। पहले कभी चंद्रावत नदी की एक धारा इस गांव के बगल से बहती थी। इसी नदी के धार में नाव चलता था। इसी नाव पर चांदनी रात में मिसिर टोला के गवैया सब अपने शौक के लिए गीत नाद वाद्य यंत्र के साथ गाते थे।
आसपास के कई कोस दूर के ग्रामीण नदी के किनारे खड़े या रेत पर बैठकर इन गीतों का आनंद लेते रहते थे। उस समय का टोप टहंकार और तान अद्भुत ही होता था। अब तो चंद्रावत नदी ही खत्म हो गई है, फिर उसके धारा का क्या हश्र। मिश्रौली में इसी धारा के नज़दीक से अब नारायणी नहर निकली हुई है। चंद्रावत वही नदी हुई जिसके किनारे में बेतिया शहर कभी बसाया गया था। अब नदी का वजूद बचाने के लिए पर्यावरणविद सब संघर्ष करते कभी कभार दिख जाते हैं। ये संघर्ष असली है या सिर्फ फोटो सेशन के लिए, स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है। अब तक तो नदी दिखी ही नहीं, कहीं कहीं तो सिर्फ गंदा नाला ही दिखता है। बबुआ मिसिर इसी मिश्रौली गांव के संगीत घराना के सबसे दूरदर्शी व्यक्ति निकले। उनको बचपन ही में भान हो गया था, संगीत कलाकार भावुक होता है, भावना से संपत्ति नहीं अर्जित किया जा सकता है, इसके लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ती है। सबसे पहले उसने संगीत शिक्षा से विदा लिया था। बचपन में ही कारस्तानी के कारण संगीत का उस्ताद खुद ही इनके पिता के आगे समर्पण कर दिया था। हाथ जोड़कर इनके पिता से कहा था, इनको मैं क्या, कोई भी संगीत नहीं सिखा सकता है। अंत में घर के लोग हार कर संगीत सिखाने का प्रयास छोड़ दिया था। बबुआ मिसिर रसिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उनको गंज नंबर 2 की लत किशोरावस्था में ही लग गई थी। जो भी व्यक्ति चंपारण कभी गए होंगे या वहाँ के बारे में ज्ञान होगा, वो गंज नंबर 2 के बारे में भी भली भांति परिचित होंगे ही। बेतिया राज ड्योढ़ी से सटा ये बस्ती है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक समय में जिसको कहीं भी मोक्ष नहीं मिलता था, इसके तलाश में यहीं आता था। पहले गंज नंबर 2 में संगीतज्ञ नर्तकी सब रहती थी। बेतिया राज के दुर्दिन आने पर मुजरावाली के कोठा के रूप में यह बदल गया। अब लोग इसको रंडी खाना कहते हैं। जैसे आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्तर के व्यक्ति चतुर्भुज स्थान मुजफ्फरपुर में रहते रहे थे, वैसे ही बेतिया के कुछ नामी व्यक्ति सब गंज नंबर 2 में पहले रहते रहे थे। बाद में यहाँ अपराधी गिरोहों के आपसी वर्चस्व के लिए खून खराबा होने लगा था। सारे नामी गिरामी लोग धीरे धीरे घर बेचकर दूसरे दूसरे जगह चले गए थे। रंडी खाना नाम पड़ने पर भी ये लोग इस जगह को नहीं छोड़े थे, लेकिन रोज़ के इस गोली बंदूक के कारण ये लोग घर बेच के चले गए थे। बबुआ मिसिर को मिश्रौली से गंज नंबर 2 जाने में दूर पड़ता था। केस मुकदमा के पैरवी के नाम पर बेतिया कचहरी के नज़दीक एक घर खरीदा गया था। इसी घर में ज़्यादातर बबुआ मिसिर रहा करते थे। ये केस मुकदमा के पैरवी वाला भेद बहुत बाद में खुला था, तब जाकर गांव के लोगों को सच्चाई का पता चला था। बबुआ मिसिर के बेतिया वाले घर पर खाना बनाने और सेवा सुश्रूषा के लिए एक नौकर परीक्षण को रखा गया था। एक बार शाम के समय में इस घर में आग लग गई थी। परीक्षण को ये तो पता था बबुआ मिसिर रंडी खाना गए हुए हैं। उसने आओ देखा ना ताओ धोती कमर में बांधा और दौड़ पड़ा रंडी मोहल्ला की ओर। पहली बार परीक्षण रंडी खाना आया था। वहाँ पहुँचने के बाद बड़ी आफत उसके सामने आ गई। किस कोठा का बंद दरवाज़ा खटखटाए। चारों तरफ रंडी सब बाहर में बैठी थी। इन रंडियों को वहाँ बाई जी कहा जाता है। ऊपर से कुछ बाई जी उसको ग्राहक समझ गंदा इशारा भी करने लगी थी। परीक्षण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाई जी की ओर देखे या बबुआ मिसिर को खोजे, इस हालत में वो क्या करे। उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने बबुआ मिसिर का नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जो बाई जी सब कमरे के अंदर थी वो भी आवाज़ सुनकर बाहर आ गई थी। बाहर आते उनको परीक्षण दिख जाता। परीक्षण का कसरती शरीर था। जवानी में गांव का अखाड़ा में उसने काफ़ी दंड पेल रखे थे। यह अभी भी दिख रहा था। कठमस्त शरीर और भोला मन वाले परीक्षण को देख रंडी सब लपलपाने लगी थी। बबुआ मिसिर अभी बाई जी से अपना खर्चा वसूल कर ही रहे थे। परीक्षण के कड़क और बुलंद आवाज़ इनके कान में पड़ा। जल्दी से आधा अधूरा कपड़ा पहनते बाहर परीक्षण के पास आए। परीक्षण घर में आग लगने की बात इनको जल्दी जल्दी बताया। दोनों लोग दौड़ते हुए घर लौटे थे। तब तक आस पड़ोस के लोगों ने इनके घर की आग को बुझा दिया था। ये आग तो बुझ गई। बबुआ मिसिर के रंडी खाना जाने की बात आग के जैसे पूरा शहर में फैल गई थी। परीक्षण का घर का आग नहीं बुझा करके बबुआ मिसिर को बुलाने के लिए जाना, बाई जी सबों का परीक्षण को किया गया दुलार, एक हंसी का सबब गांव जेवार में बहुत दिन तक चलता ही रहा था। उस समय तक लोक लाज का भी समाज में कुछ स्थान था।
इस बदनामी के बाद बबुआ मिस्र का बेतिया वाला घर में रहना छूट गया था। अब फिर से वे मिश्रौली में रहने लगे थे। वैसे जो कारनामा करना था वो तो अभी तक कर ही चुके थे। मिस्र टोला के ही सहंत मिस्र इलाके के नामी तबलची के रूप में जाने जाते थे। बबुआ मिस्र ने इनको ऐसा रंडी खाना का हवा लगा दिया था, सारी संपत्ति सुड्ढा होने के बाद ही भूत उतरा। सहंत मिस्र को एक बाई जी से काफ़ी नज़दीकी हो गई थी। ये बाई जी बबुआ मिस्र की ही शागिर्द थी। इसी चेली के माध्यम से बबुआ मिस्र सहंत मिस्र का सारा ज़मीन धीरे धीरे बिकवाते रहे और अपनी संपत्ति बढ़ाते रहे। ऐसे ही कई बाई जी को बबुआ मिस्र ने चेली बनाकर रखे हुए था। इन्हीं सब का इस्तेमाल अपने फ़ायदा के लिए गाहे बगाहे करते थे। सहंत मिस्र के घर में तो इसी शौक़ को लेकर के भारी कलह होता रहता था। तंग आकर उनकी पत्नी भाग के नैहर चली गई थी। मिस्र टोला के युवक संगीतज्ञ सब में रंडी खाना का ऐसा नशा चढ़ा, सब संपत्ति एकाएकी ख़त्म होने के बाद ही ये नशा उतरा था। ये सारी मिस्र टोला के लोगों की ज़मीन किसी न किसी रूप में बबुआ मिस्र की मलकियत में आ गई थी। गांव में सूद पर पैसा देने का धंधा बबुआ मिस्र करते थे। इस धंधा में अपार पैसा कमाए, संपत्ति भी खूब बनाए। धन संपत्ति होने पर मान सम्मान आगे पाछे मिल ही जाता है। इस संपत्ति के पाछे की कहानी जानने की फुर्सत किसको रहता है। अगलगी वाले घटना के बाद बेतिया वाला घर किराए पर चढ़ा दिया गया था। लोक लाज उस समय होता था। बबुआ मिस्र गांव से बेतिया जाने के लिए घोड़ा रख लिए थे। छोटी बहू इसी करामाती बबुआ मिस्र की दुलारी बहू थी। बबुआ मिस्र की पत्नी का निधन बहुत पहले हो चुका था। इस मृत्यु को भी गांव के कई लोग दबी जुबान में अभी भी आत्महत्या कहते रहे हैं। छोटी बहू के पति की जल्दी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन संदेहास्पद मौत हुआ था। इसमें भी कहने वाले बबुआ मिस्र का ही हाथ बताते हैं। वैसे कोई बाप अपने बेटा का हत्या करवाएगा, ये बात आसानी से हजम नहीं होती है। जहाँ कहीं अनैतिक संबंध का गंध रहता है, वहाँ कुछ भी होना असंभव नहीं भी है। बबुआ मिस्र को 4 बेटा थे। वो अपनी अधिकांश ज़मीन छोटी बहू के नाम कबाला कर दिए थे। अपने पति की मृत्यु पर ज़्यादा दिन का शोक छोटी बहू नहीं मनाई थी। कुछ ही दिन के बाद छोटी बहू संपत्ति की रख रखाव और देखभाल करना शुरू कर दिया था। बबुआ मिस्र से विशेष प्यार वाला संबंध कहने वाले लोग इन सब बातों को आपस में जोड़ देते थे। समय का खेल देखिए। छोटे बेटे के मरने के कुछ ही महीने बाद बबुआ मिस्र की भी अकस्मात मृत्यु हो गई थी। इनके मरने का रंग ढंग भी छोटी बहू के पति के जैसे ही था। इस मृत्यु में भी दबी जुबान में छोटी बहू का नाम आया था। अंतिम बार उनके कमरे में छोटी बहू को जाता हुए देखा गया था। बबुआ मिस्र का कर्म ऐसा था, उनके तीनों जीवित बेटों ने मृत्यु का कारण जानना न चाहकर जमीन की कागजात और गिरवी रखी गई गहना सबके बारे में दिलचस्पी दिखाया। अपने बाप के जीते जी इन तीनों बेटा बहू सबको कोई मलकियत नहीं रहा था। असली वर्चस्व था तो वो छोटी बहू का था। बबुआ मिस्र के मरने के बाद संपत्ति पर कब्जा के लिए सब घर वालों के बीच होड़ सा मचा रहा। कोई किसी घर में अपना ताला मारा तो कोई किसी भंडार में, कोई किसी जोत खेत में अपना खुट्टा खुट्टी हिला दिया। बड़े धैर्य और कुशलता से छोटी बहू ने इस स्थिति का सामना किया था। बबुआ मिस्र दूरदर्शी तो थे ही, उनको इस सब विवाद का अंदेशा था। ऐसा न पक्का कागज़ छोटी बहू के पक्ष में तैयार करके रखे थे कि दूसरे बेटों के दावा की हवा ही निकल गई थी। सब परिणाम छोटी बहू के पक्ष में आया था। बबुआ मिस्र के खुद की मृत्यु की हश्र देखकर उनके बाकी तीनों बेटे मन ही मन छोटी बहू से भयाक्रांत हो गए थे। वो सब छोटी बहू के सामने एक तरह से सरेंडर कर गए थे। अब छोटी बहू का निष्कंटक मलिकाना हो गया था। थोड़ा बहुत हथउठाई ज़मीन अपने पति के भाइयों को दे दी थी। वो सब लोग जान बची तो लाखों पाए को मान कर अपना संतोष कर लिए थे। विधवा होने के बाद छोटी बहू सफ़ेद परिधान में रहने लगी थी। इस सफ़ेद साड़ी में तो छोटी बहू और दबंग दिखने लगी थी। उनके व्यक्तित्व पर यह सफ़ेद पोशाक छा सा रहा था। सिनेमा की रानी सबों के जैसे दिखने में लगती थी। सारा खेत पथार अब अपने सीधे तौर पर देखने लगी थी। उपजा बारी का हिसाब रखने लगी थी। बबुआ मिस्र का बना बनाया सूद ब्याज के धंधे पर अपना कब्जा जमा लिया था। 1 का 2 पैसा किस ढंग से बनाया जा सकता है, इस कला में निपुणता जल्दी ही उनमें आ गई थी। धीरे धीरे इस धंधे में वो बबुआ मिस्र से भी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी।
पैसा हो जाने से आगे पीछे घूमने वाले लोग मिल ही जाते हैं। छोटी बहू का इकबाल अपने इलाके में बढ़ता जा रहा था। अब वो पूरे मिसरौली की अघोषित जमींदार मान ली गई थी। हैसियत में बाकी दियादवाद उनके रैयत जैसे लगने लगे थे। आज सब मिसिर टोला के लोग इसी गुनधुन में लग रहे थे। बद्री आखिर किया क्या? वैसे बद्री को स्थानीय लोग भौकाल कहते थे। भौकाल का परिभाषा गांव के शास्त्र के अनुसार हर पहर भांग सेवन करने वाले से होता था। जो व्यक्ति भोर, दोपहर और सांझ तीनों समय भांग पिए रहता है वही त्रिकाल कहलाने की पात्रता रखता है। भौकाल तो इस त्रिकाल से भी एक श्रेणी ऊपर का माना जाता है। छोटी बहू के दरवाजे पर बच्चन मिसिर अपने चाय का अंतिम घूंट पीते हुए बोले, कुछ कहिएगा भी कि केवल पहेली ही बुझाते रहिएगा। बच्चन मिसिर छोटी बहू के विश्वस्त लोगों में जाने जाते थे। छोटी बहू ने बड़े रौबदार तरीके से इसका जवाब दिया, मेरा बेटा स्टेशन के पास बद्री को रिक्शा चलाते देखा है। कहिए तो ऐसा कहीं करना चाहिए? आज तक का मिसिर टोला का कोई रिक्शा चलाया है? तुम सब लोगों के पुरखों की नाक कटी कि नहीं? छोटी बहू से ये बात सुनते ही बरामदे पर बैठे सब लोग सोचने लगे थे। कोई रंडी खाने में बाजा बजा रहा है, कोई घर घर जाकर पंडिताई कर रहा है, कोई दुकान में मजदूरी कर रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ाकर जीविका चला रहा है, कोई शहर में दलाली कर रहा है, कोई हेरा फेरी करके कमा रहा है, कोई मारवाड़ी की गद्दी पर मुनीमगिरी कर रहा है, कोई स्टेशन पर मटर गश्ती कर रहा है, कोई तारी दारू पीकर के दिन में ही टुन्न रहता है, कोई माँ बाप और पत्नी का हमेशा अनादर करता रहता है, कोई पेट पोसुआ के जैसे संबंधी के यहाँ देह नहराकर पड़ा रहता है, कोई निठल्ला और निकम्मा बनकर दिन गुजारता रहता है। इन सब से कुछ ना और रिक्शा चलाकर पेट भरने से पुरखा का नाक कट गया। मिसिर टोली वाला सब समझ रहा था, जो छोटी बहू जरूर इसमें कोई चाल चल रही होगी, इसीलिए सबको भड़का रही है। तुम सब लोग मिलकर बद्री को इस गांव से भगाओ, अगर वो यहाँ रह गया तो पता नहीं और क्या क्या गुल खिलाएगा। कभी बद्री कह के संबोधन करती थी, फिर बदरिया कहने लगती। जब ज़्यादा गुस्सा में होती मुंह से बदरिया ही निकलने लगता था। वैसे संबंध में बद्री छोटी बहू का ससुर लगता था, लेकिन गरीब व्यक्ति संबंधी कहाँ होता है? गरीब का तो पूरा नाम का उच्चारण करने में भी धनवानों को जोर पड़ता है। चाय का 2 दौर हो गया था। अब मिसिर टोला वाला सब असली बात जान करके वहाँ से खिसकना शुरू कर दिया था। गरीबी में बड़ा दोस्ती रहता है। छोटी बहू को छोड़ सबों की माली हालत पतली ही थी। इन सब लोगों का मौन समर्थन हमेशा से बद्री के साथ रहता था। जिस ज़मीन पर छोटी बहू का ये अट्टालिका बना था वो कभी इन गरीब टोलबैया की पुरखा की संपत्ति कहलाता रहा था। बबुआ मिसिर ठगी और प्रपंच से सब ज़मीन अपने नाम करा लिया था, तब भी ज़मीन की हवस कम नहीं हो रही थी। बद्री जब शाम को घर वापस आया, जितिन मिसिर उसको कोने में ले जा करके सुबह की सारी राम कहानी सुना दिया। कुछ देर बाद ही मिसिर टोला के कई लोग बद्री का पक्ष जानने के लिए वहाँ जमा हो गए थे। बद्री स्वयं भौकाल की श्रेणी का था। उसने ज़ोर से बोला। उसकी घरारी और बगीचा छोटी बहू खरीदना चाह रही थी। कई बार इसके लिए प्रस्ताव दे चुकी है। जब उसने उनका प्रस्ताव नहीं माना, उस ज़मीन के बदले में दूसरे ज़मीन का बदलेन करने का भी प्रस्ताव दिया था। यह बदलेन का प्रस्ताव भी बद्री को मान्य नहीं हुआ था। इतनी आसानी से हार मानने वाली जीव कहाँ थी छोटी बहू। तब उसने अपने घर निमंत्रण देकर भोजन के लिए बुलाया था। बहुत ही लजीज भोजन कराया भी था। भांग की उत्तम व्यवस्था थी। बद्री को ससुर पतोह वाले संबंध का हवाला भी दिया गया था। बद्री नीक नुकुत भोजन तो सब खा लिया, बेचने वाली बात उसके मन में आया ही नहीं। बद्री का पिता सारी ज़मीन पहले ही बेच चुका था। यही 2 कट्ठा के करीब घरारी, 1 कट्ठा से थोड़ा ज़्यादा आम का बागान और 10 धुर बंसबिट्टी उसका बचा है। वो भूखे मर जाएगा, इस ज़मीन को नहीं बेचेगा। उसका 5 साल का एक बेटा है, माँ के संग कलकत्ता में रहता है। सब दिन क्या वो गरीब ही रहेगा? कल जा कर के उसके बेटे के पास पैसा हो जाए, वो घर कहाँ बनाएगा? 4 पीढ़ी के बाद समय का चक्र घूमता है। तीसरी पीढ़ी हो ही गई है। भांग के नशा में भौकाल बद्री बोले जा रहा था। 4था पीढ़ी आने ही वाला है। वो अपना घरारी किसी भी सूरत हाल में नहीं बेचेगा। वो सब समझ रहा था। छोटी बहू की इमारत के सामने उसका कच्चा ईंटा और फूस का घर उनको पैबंद लगता है। वो किसी न किसी बहाने से उसको यहाँ से बेदखल करके अपना परिसर बढ़ाना चाह रही है। बद्री कलकत्ते में रहता है। वहाँ तो इतना दिन से रिक्शा चला रहा है। पेट की आग बुझाने के लिए कुछ तो कमाना ही पड़ेगा।
मृदंग बढ़िया बजाने से क्या भूख मिट जाएगा? किसके लिए बजाएगा? किसको सुनाएगा? बजा भी लेगा तो सुनेगा कौन? कलकत्ता में जब उसका कलाकार मन व्याकुल हो जाता था, अपना गांव वो लौट के आ जाता था। अकेले रात रात भर मृदंग बजाता रहता था। इससे छोटी बहू की नींद में खलल तो नहीं पड़ जाती है? नहीं नहीं, ढोल मृदंग बजाने वाला गरीब उनका पड़ोसी कैसे हो सकता है? ये संगीत तो बद्री के पुरखों की पहचान थी। आज यही इनको अभिशाप लग रही है। गांव में एक दिन भी इस गरीब को कौन खिलाएगा? गांव में आकर के बांस बेचा था। जब तक हाथ में था पैसा, जम कर के मृदंग बजाया और मन माफिक भोजन किया था। अब पैसा खत्म हो गया था। आसानी से तो रिक्शा चला करके पेट भरा जा सकता है कि नहीं? उसके पास यही हुनर बचा हुआ है। मृदंग बजाने से कहीं पेट तो नहीं भरता। मिश्रौली वाला सब छोटी बहू के इस कुचक्र चाल को अब पूरी तरह से समझ गया था। वो परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर सबको बरगला कर गरीब बद्री को पैबंद समझ गांव से उजाड़ना चाह रही थी। अभी आप सुन रहे थे केशव भारद्वाज जी की लिखी हुई कहानी पैबंद। समरथ को नहीं दोष गुसाई। तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ चरितार्थ करती हुई ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।